बुद्धि के 2 वर्ष होते हैं, बेसिल वर्ष यानी कि आदर्श वर्ष। जब मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक हो तो उसे बेसिल वर्ष कहते हैं। 15 वर्ष के बालक द्वारा 18 वर्ष के बालक के सवालों के जवाब देना बेसिल वर्ष है। टर्मिनल वर्ष, जब मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम हो अधिक हो तो बेसिल वर्ष, और मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम हो तो उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। 18 वर्ष के बालक द्वारा 15 वर्ष के बालकों के सवालों के जवाब न दे पाना। संयोगात्मक बुद्धि। संयोगात्मक बुद्धि शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग व्यान्य प्याने ने किया। संयोगात्मक बुद्धि को प्रकाश में लाने का श्रेय 1990 में जॉन मेयर व पीटर शेलवा को जाता है। जॉन मेयर, पीटर शेलवा। संयोगात्मक बुद्धि का सर्वाधिक विकास करने का श्रेय डैनियल गोलमैन को जाता है, जिन्होंने 1995 में संयोगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक लिखी। संयोगात्मक बुद्धि को सर्वाधिक विकास में लाने का श्रेय डैनियल गोलमैन को जाता है, जिन्होंने 1995 में संयोगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक लिखी। और स्वयं एवं दूसरों की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं, इच्छाओं, संवेगों को जानने समझने के साथ ही उनका उचित प्रबंधन करने की योग्यता संयोगात्मक बुद्धि है। यह संयोग उत्पत्ति के दौरान समस्या को समाधान करने की योग्यता संयोगात्मक बुद्धि है। संयोगात्मक बुद्धि IQ के द्वारा न लिखकर EQ के द्वारा लिखी जाती है। संयोगात्मक बुद्धि IQ द्वारा नहीं लिखकर EQ द्वारा लिखी जाती है। शैक्षिक उपलब्धि बराबर EQ बराबर EA/CA × 100 या शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100। नोट: डैनियल गोलमैन ने संयोगात्मक बुद्धि के 5 सोपान दिए। स्वयं के संवेगों को जानना, दूसरों के संवेगों को जानना, स्वयं को अभिप्रेरित करना, स्वयं के संवेगों पर नियंत्रण करना, मधुर सामाजिक संबंधों का निर्माण। पहला स्वयं के संवेग जानना, फिर दूसरों के संवेग जानना, फिर स्वयं को अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित करने के बाद स्वयं के संवेगों पर नियंत्रण भी करना जरूरी है, फिर सामाजिक संबंध भी मधुर बनाने। संयोगात्मक बुद्धि के प्रतिमान 3 है। योग्यता प्रतिमान। जॉन मेयर और पीटर शेलोव। इस प्रतिमान में दूसरों की योग्यताओं एवं क्षमताओं, भावनाओं, इच्छाओं, आदतों को जानने समझने के साथ ही उनका उचित प्रबंधन करने का कार्य किया जाता है। योग्यता प्रतिमान। गुण प्रतिमान। पीटर्ड। इस प्रतिमान में स्वयं की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं, इच्छाओं व संवेगों को जानने समझने के साथ ही उनका उचित प्रबंधन किया जाता है। पहले मैं तो लगभग सेम ही परिभाषा दिख रही है दोनों की। मिश्रित प्रतिमान डैनियल गोलमैन ने दिया। इस प्रतिमान में स्वयं की एवं दूसरों की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं, इच्छाओं, आदतों एवं संवेगों को जानने समझने के साथ ही उनका उचित प्रबंधन करने का कार्य मिश्रित प्रतिमान है। पहले में क्या है? दूसरों की योग्यताओं को जानना, योग्यता प्रतिमान है। फिर स्वयं की योग्यताओं को जानना, गुण प्रतिमान है। और स्वयं व दूसरों की तो मिश्रित प्रतिमान। संयोगात्मक बुद्धि का महत्व एवं उपयोगिता। स्वयं को जानने में सहायक प्लस दूसरों को जानना संयोगात्मक बुद्धि है। EQ बराबर EA/CA × 100। शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100। संयोगात्मक बुद्धि का महत्व। स्वयं को जानने में सहायक, मधुर सामाजिक संबंधों का निर्माण करने में सहायक, व्यक्ति को समाज में मिलने वाली पहचान व प्रतिष्ठा संयोगात्मक बुद्धि द्वारा प्राप्त होती है। व्यक्ति को मिलने वाली सफलता असफलता संयोगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है। बालक बालिकाओं की शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करने में सहायक है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। किसी कार्य को प्रारंभ करने कर उसे जारी रखने निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय माना जाता है। अतः अभिप्रेरणा के अभाव में किसी भी विषय वस्तु को सीखना संभव नहीं होता है। अभिप्रेरणा की परिभाषा क्रेंच व क्रेंचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे प्रश्न क्या, क्यों, कब, कैसे का जवाब देने की प्रक्रिया है। गुड, किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे जारी रख निश्चित उद्देश्य तक बनाए रखने की प्रकृति अभिप्रेरणा कहलाती है। एविरल, अभिप्रेरणा एक सजीव प्रयास है जो व्यक्ति की कल्पना को क्रियाशील बनाती है। स्किनर,
अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग। गिलबोर्ड। अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोदशा है जो किसी कार्य को प्रारंभ कर उसे बनाए रखती। लावेल। अभिप्रेरणा व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हेतु उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा के स्रोत। आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई आवश्यकता निश्चित होती है। शरीर में भोजन की कमी तो क्या होता है? चालक अंतर्नोद द्वारा आवश्यक चालक को जन्म देती है। भूख। उद्दीपक प्रोत्साहन। ये उद्दीपक प्रोत्साहन की प्राप्ति से चालक शांत होता है। भोजन सामग्री मिलने पर शांत होता है। फिर आवश्यकता होती है, फिर चालक और अंत में उद्दीपक। अभिप्रेरणा में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है, फिर चालक या प्रणोदन आता है, अंत में उद्दीपक या प्रोत्साहन मिलता है। नोट। हिल्डेगार्ड ने N+D+I बराबर मोटिवेशन का फॉर्मूला दिया। हिल्डेगार्ड ने अभिप्रेरणा चक्र दिया, 6 स्टेप बताए। हिल्डेगार्ड ने अभिप्रेरणा चक्र दिया, 6 स्टेप बताए। आवश्यकता। प्रणोदन चालक, मानसिक उद्वेलन, लक्ष्य आधारित व्यवहार, उद्देश्य की प्राप्ति और मानसिक उद्वेलन में कमी। एडवर्डेसी ने अभिप्रेरणा चक्र में संज्ञान तत्व जोड़ने का प्रयास किया। अभिप्रेरणा के प्रकार। आंतरिक अभिप्रेरणा, सकारात्मक, धनात्मक, जैविक, प्राकृतिक, शारीरिक, जन्मजात अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति स्वयं की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है, इस कारण इसे शारीरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कार्य करता है, उसे कार्य करने के लिए बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। अभिप्रेरणा के इस भाग में किया गया कार्य श्रेष्ठ होता है और व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति भी सर्वाधिक होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा के प्रेरक तत्व। भूख, प्यास, थकान, नींद, मल मूत्र का त्यागना। बाहरी अभिप्रेरणा, इसे नकारात्मक या ऋणात्मक, सामाजिक, अर्जित, कृत्रिम अभिप्रेरणा भी कहते हैं। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा व मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए कार्य करता है, इस कारण इसे सामाजिक अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा के इस भाग में व्यक्ति स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करता, उसे कार्य करने के लिए बाहरी शक्ति आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा के इस भाग में किया गया कार्य कम श्रेष्ठ होता है, इस कारण व्यक्ति को इसमें आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति भी कम होती है। प्रेरक तत्व या दंड पुरस्कार। निंदा, प्रतियोगिता, प्रशंसा या प्रगति का पूर्वमान। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। थॉमसन का वर्गीकरण। प्राकृतिक अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा। प्राकृतिक में मूल प्रत्यात्मकता अभिप्रेरणा, संवेदना अभिप्रेरणा, संवेगात्मक अभिप्रेरणा, अहम अभिप्रेरणा। कृत्रिम अभिप्रेरणा में दंड, पुरस्कार, प्रतियोगिता, निंदा, प्रशंसा, प्राप्ति का पूर्व ज्ञान। अब्राहम मैस्लो का वर्गीकरण। जन्मजात अभिप्रेरणा, जिसमें भूख, प्यास, काम, थकान, नींद, मलमूत्र का त्याग। अर्जित अभिप्रेरणा में व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में अचेतन मन की दमित इच्छाएं, आदतें, रुचि, मादक पदार्थ, जबकि सामूहिक में जुजुत्सा यानी कि सहयोग, सामुदायिकता। गेवेट वर्गीकरण 3 तत्व है। जैविक में भूख, प्यास, काम, थकान, नींद, मलमूत्र। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा में उपलब्धि, रुचि स्तर, प्रेम, स्नेह, क्रोध, भय, दया। सामाजिक अभिप्रेरणा में रचनात्मक कार्य, सामाजिक नेतृत्व, सामाजिक प्रबंधन और आत्मचेतना। अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। अभिप्रेरणा की प्रत्यांशा सिद्धांत। विक्टर ब्रूम ने प्रत्यांशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम का 1964 में। विक्टर ब्रूम के अनुसार व्यक्ति को उसकी प्रत्यांशा, उम्मीद ही उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, अर्थात जब तक व्यक्ति को किसी कार्य की सफलता के संदर्भ में उम्मीद, प्रत्याशा हो, तब तक व्यक्ति निरंतर कार्य करता रहता है। साथ ही जब किसी व्यक्ति को कार्य के लिए उम्मीद, प्रत्याशा न हो तो व्यक्ति कार्य करना ही छोड़ देता है। विक्टर ब्रूम के अनुसार जब किसी मजदूर को किसी कार्य की समाप्ति के प्रति ये प्रत्याशा हो तो मुझे श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी, तो वह निरंतर कार्य करता रहता है और प्रत्याशा न होने पर कार्य त्याग देता है।
विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा के 3 चरण बताए। प्रयास निष्पादन। इस चरण में व्यक्ति को ये प्रत्याशा होती है कि अगर मैं अधिक से अधिक प्रयास करता हूँ तो मैं अधिक से अधिक कार्य निष्पादित कर सकता हूँ। निष्पादन प्रतिफल। इस चरण में व्यक्ति को ये प्रत्याशा होती है कि अगर मैं अधिक से अधिक कार्य निष्पादित करता हूँ तो संगठन के प्रतिफल में अत्यधिक वृद्धि होगी। प्रतिफल व्यक्तिगत लक्ष्य की पूर्ति। इस चरण में व्यक्ति को ये प्रत्याशा होती है कि अगर संगठन के प्रतिफल में वृद्धि होती है तो मेरे व्यक्तिगत हितों की भी पूर्ति होगी। अभिप्रेरणा का XY थ्योरी सिद्धांत। डगलस मैकग्रेगर का। अभिप्रेरणा का XY थ्योरी सिद्धांत किसका है? डगलस मैकग्रेगर का। पुस्तक आया ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज। डगलस मैकग्रेगर की पुस्तक है ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज। डगलस मैकग्रेगर के अनुसार व्यक्ति का दृष्टिकोण ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। डगलस मैकग्रेगर ने व्यक्ति के दृष्टिकोण को 2 भागों में विभक्त किया है और लिखा है कि X दृष्टिकोण नकारात्मक व Y दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। X मतलब महिला हमेशा नकारात्मक ही सोचती है, मतलब नहीं सोचती पर हमें तो याद करना है। महिला नकारात्मक सोचती है। Y दृष्टिकोण पुरुष भाई साहब सकारात्मक सोचता है कि हमें बड़ा काम करना है, कुछ ऐसे। X दृष्टिकोण नकारात्मक। इस दृष्टिकोण के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। ये अपने जीवन में कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं करते। ये समाज में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेते। ये लोग एकांत प्रिय व अंतर्मुखी होते हैं। X वाले। Y वाले क्या करते हैं? इस दृष्टिकोण के लोग सकारात्मक होते हैं। साथ ही इस दृष्टिकोण लोग किसी कार्य की स्वार्थ पूर्ति से प्रभावित नहीं होते। ये जीवन में ऐतिहासिक कार्य करते हैं। ये किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। रे सुल्तान करते चढ़ाई, डरते नहीं है कभी। ये लोग बहिर्मुखी व वाचाल होते हैं तथा समूह में रहना पसंद करते हैं। सकारात्मक वाले और नकारात्मक एकांत प्रिय रहते हैं। अभिप्रेरणा की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो। द मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। द मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। मैस्लो को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान का तीसरा बल कौन सा है? मानवतावाद। द्वितीय बल शिक्षा मनोविज्ञान है। तृतीय बल मानवतावाद। व्यवहारवाद वाटसन का। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड और मनोसामाजिक वाइगोस्की। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का। मानवतावाद का जनक अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कार्य करता है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति निश्चित क्रम में करता है। इस कारण से आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो के अनुसार जब तक व्यक्ति की पहली आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तब तक वह अपनी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के बारे में विचार तक नहीं करता। मैस्लो ने व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता को 5 भागों में विभक्त किया जो अग्र निम्न प्रकार है। दैहिक आवश्यकता। सबसे पहले भोजन जरूरी, फिर सुरक्षा, रोजगार एवं स्वयं की सुरक्षा। संबंध, प्रेम स्नेह बाद में बनता है। आत्मसम्मान, पद प्रतिष्ठा और आत्मसिद्धि, अध्यात्म देशभक्ति। सबसे पहले दैहिक आवश्यकता रोटी जीवनी हेंगू पहले पेट पूजा पद काम दूजा। सुरक्षा नहीं होगी तो क्या होगा? खेल खत्म, पैसे हजम हो जाएंगे। संबंध, ये पहले रोटी मिलेगी फिर सुरक्षा मिलेगी तो बाद में संबंध बनाएंगे। फिर आत्मसम्मान होगा और लास्ट में आत्मसिद्धि होगी। दैहिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, फिर संबंध, फिर आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि। पहले 2 है जो व्यक्तिगत है और ऊपरी 2 है जो विशिष्ट, मतलब ऊपरी है जो विशिष्ट है और मध्य का है जो सामाजिक। निम्न स्तरीय 1 व 2, 3, 4, 5 उच्च स्तरीय। मैस्लो ने व्यक्ति की 5 मूलभूत आवश्यकताओं को पुनः 2 भागों में बांटा, निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय में 1, 2 आते हैं, उच्च स्तरीय में 3, 4, 5। अतः मैस्लो के अनुसार सर्वप्रथम व्यक्ति अपनी निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके बाद उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। डेविड सी मैकक्लेलैंड कहाँ का है? अमेरिका का। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत डेविड सी मैकक्लेलैंड का अमेरिका का है।
पूर्व में अर्जित सफलता द्वारा प्रभावित होकर नवीन सफलता प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने वाली प्रक्रिया उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना, असफलता से दूर रहना, 10वीं कक्षा में मेरिट में आने के बाद 12वीं कक्षा में मेरिट में आने का प्रयास करना, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत डेविड सी मैकलीलैंड अमेरिका वाला ने दिया। 1966 में मैकलीलैंड के शिष्य एंटकिंसन द्वारा इस सिद्धांत में संशोधन किया गया। इसमें 2 नवीन तत्व और जोड़े गए, जिसमें सफलता द्वारा सफलता और असफलता से दूर रहना। अभिप्रेरणा का ERG सिद्धांत क्लेंटन पी एल्डरपर। अभिप्रेरणा का ERG सिद्धांत क्लेंटन पी एल्डरपर। क्लेंटन पी एल्डरपर। अभिप्रेरणा का ERG सिद्धांत अभिप्रेरणा अस्तित्व संबंध विकास का सिद्धांत। अभिप्रेरणा अस्तित्व और विकास का सिद्धांत किसने दिया? क्लेंटन पी एल्डरपर। लंबा नाम बॉस। एल्डरपर का यह सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत पर आधारित है। एल्डरपर ने मैस्लो की 5 मूलभूत आवश्यकताओं को 3 भागों में विभक्त किया। ई में अस्तित्व, दैहिक और सुरक्षा। आर में संबंध, जिसमें संबंध की आवश्यकता। विकास में आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि। अभिप्रेरणा का डबल डिप्लेशन और इब्लस्टीन ने डबल डिप्लेशन। अब डबलस्टीन ही बोल दो इसको। डबल डिप्लेशन सिद्धांत किसने दिया? डबलस्टीन ने। डबलस्टीन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या भूख व प्यास के संदर्भ में की थी और लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूख व प्यास को शांत करने के लिए कार्य करता है। इब्लस्टीन के अनुसार, अब हम डबलस्टीन बोलेंगे इसे। इब्लस्टीन के अनुसार आमाशय की मांसपेशियों में संकुचन के कारण हमें भूख लगती है तथा कोशिका में तरल पदार्थों की कमी के कारण हमें प्यास लगती है। आमाशय की मांसपेशियों संकुचन होगी तो भूख लगेगी, कोशिका में तरल पदार्थ की कमी होगी तो प्यास लगेगी। अतः व्यक्ति अपनी भूख प्यास को शांत करने के लिए ही निरंतर कार्य करता है। अभिप्रेरणा प्रनोदन यह चालक सिद्धांत क्लार्क हल का है। क्लार्क हल के अनुसार अभिप्रेरणा के लिए उसका चालक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि चालक जितना तीव्र होगा अभिप्रेरणा उतनी ही अधिक कार्य करती है। चालक जितना कमज़ोर होता है व्यक्ति की अभिप्रेरणा उतनी ही मंद गति से कार्य करती है। अतः व्यक्ति का चालक ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। चालक हास्य का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अभिप्रेरणा का आत्मसंकल्प का सिद्धांत एडवर्ड डेसी, रिचर्ड रेयन। एडवर्ड डेसी के अनुसार व्यक्ति का आत्मसम्मान, आत्मसंकल्प ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए प्रेरित, किसी कार्य के प्रति अपने मन में आत्मसंकल्प का निर्माण कर लेता है तो उसे उस क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। जो ठान लिया वो ठान लिया, मंजिल को ही अपना मान लिया, अब मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। यही ये कहना चाहता है, यानी आत्मसंकल्प लेना। ठीक है। एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रेयन ने कहा है आत्मसंकल्प लेना। व्यक्ति यदि जो चाहता है कि मुझे तो ये करना ही है, मैं करूँगा ही करूँगा, तो वो अवश्य ही उस कार्य को कर सकता है। और डरते डरते कोई कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत वॉल्फ्गांग कॉफमैन। प्रोत्साहन किसने दिया? वॉल्फ्गांग कॉफमैन ने। अभिप्रेरणा का विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत या स्वास्थ्य सिद्धांत। स्वास्थ्य सिद्धांत तो हजबर्ग का है, जबकि विरोधी प्रक्रिया है जो सोलोमन और कॉर्बेट का है। लक्ष्य आधारित सिद्धांत लक्ष्य लोके, एडविन लोके। अभिप्रेरणा का सक्रियता सिद्धांत सोलबरी, मेल्मो और ब्लिंडस। अभिप्रेरणा का क्षेत्रवादी सिद्धांत कूट लेविन एक रसायन शास्त्री थे, ना तो मनोवैज्ञानिक थे ना दार्शनिक थे। कूट लेविन क्या थे? रसायन शास्त्री थे। क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया इसने, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है सीधा। द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? कूट लेविन की। क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया अभिप्रेरणा। समाज मनोविज्ञान का जनक वार्रा कूट लेविन। मनुष्य को मनोसामाजिक प्राणी का कूट लेविन। जीवन विस्तार यह जीवन क्षेत्र ट्रोपोलॉजी किसने दी? कूट लेविन। शब्दों पर बल कूट लेविन। ट्रोपोलॉजी शब्दों पर बल किसने दिया? कूट लेविन।
जीवन विस्तार, जीवन क्षेत्र, टोपोलॉजी शब्द पर कूट लेविन। कूट लेविन को नव गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। कूट लेविन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या जीवन क्षेत्रीय जीवन विस्तार के परिप्रेक्ष्य में की और लिखा है कि वातावरण वह शक्ति है जो बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन विस्तार यह जीवन क्षेत्र से आशी बालक बालिकाओं को द्वारा अपने आसपास के वातावरण के साथ परस्पर अंतक्रिया कर सीखने की प्रक्रिया ही उनका जीवन विस्तार या जीवन क्षेत्र या जीवन आकाश कहलाता है। कूट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय वातावरण व अभिप्रेरणा पर सर्वाधिक बल दिया। कूट लेविन के अनुसार बालक बालिकाओं द्वारा किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए दोनों तत्वों का होना आवश्यक है, क्योंकि दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी सीखना संभव नहीं हो सकता। कूट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय निम्न सूत्र का प्रयोग किया। एफ, पी और ई। एफ मतलब फील्ड, पी मतलब पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, या ई मतलब इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण। एफ मतलब फील्ड, पी मतलब पर्सन यानी व्यक्ति और ई मतलब वातावरण। एल बराबर F1P1 इंटू ई। अधिगम बराबर अभिप्रेरणा व्यक्तित्व और वातावरण। अभिप्रेरणा व्यक्तित्व और वातावरण। कूट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय निम्न शब्दावली पर बल दिया। संयोजन, किसी भी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया संयोजन कहलाती है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने वातावरण की प्रत्येक वस्तु के साथ संबंध स्थापित करना, ये संयोजन है। संयोजन के दो तत्व हैं, सकारात्मक, दो विषय वस्तु बालक बालिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करे, सकारात्मक संयोजन कहलाती है। नकारात्मक विषय वस्तु जो बालक बालिकाओं को अपनी ओर कम आकर्षित करे, नकारात्मक संयोजन है। वेक्टर्स, वह मानसिक शक्ति जो बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वही वेक्टर्स। तो अभिप्रेरणा लिख देना भाई। ट्रोपोलॉजी, मानसिक पूर्ति के दौरान श्रेष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रक्रिया ट्रोपोलॉजी। मानसिक आवश्यकता पूर्ति के दौरान श्रेष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रक्रिया ट्रोपोलॉजी। ठीक है। संघर्ष या द्वंद्व, जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो समान महत्व के प्रतिकूल अवसर उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया द्वंद्व या संघर्ष कहलाती है। कूट लेविन ने द्वंद्व या संघर्ष के 3 प्रकार बताए। उपागम पद्धति द्वंद्व, जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो धनात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न क्रिया उपागम या पद्धति द्वंद्व कहलाती है। दोनों हाथों में लड्डू होना, एक साथ 2 सरकारी नौकरियों में चयन होना। अब इसमें जाऊँ कुछ पता नहीं चल रहा है। उपागम परिहार, द्वंद्व संघर्ष की या वर्जन या वर्दी नहीं पद्धति वर्जन, जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न उपागम परिहार संघर्ष कहलाता है। पीजीटी की नौकरी पोस्टिंग नागालैंड। सीता की शादी एक ऐसे लड़के से की जाती है जिसे वो पसंद नहीं करती, फिर भी वह उसकी ओर आकर्षित रहती है क्योंकि लड़का धनवान है और समाज में उसकी इज्जत है। मोवन एक प्रतिभाशाली बालक है। वह परीक्षा में बैठना भी चाहता है, परंतु असफल होने के भय से वह परीक्षा देने ही नहीं चाहता। परिहार संघर्ष। वर्जन संघर्ष, जब व्यक्ति के समक्ष एक ही समय में दो ऋणात्मक उद्दीपक उत्पन्न हो जाए तो ये परिहार संघर्ष कहलाता है। दोनों में से किसी 2 ऋणात्मक है और दोनों में से किसी एक का चयन करना है तो ये ऋणात्मक। इधर कुआ उधर खाई, एक बालक के द्वारा गृह कार्य न करने पर घर और विद्यालय दोनों जगह पिटाई। घरे ठोके माँ बाप और स्कूल में ठोके गुरुजी। डूंगे हो जा दिए बापड़े ठोक। अभिप्रेरणा का मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत मैकडूगल। मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति क्या हो तो भी मैकडूगल, मूल प्रत्यात्मक क्या हो तो भी मैकडूगल। अभिप्रेरणा का व्यवहार सिद्धांत व्यवहार चाइल्ड द्वारा। अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत तो जिन प्याजे का है। अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक सिद्धांत सुल्ली बान का है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने की प्रणाली आवश्यकता का ज्ञान करवाकर, उद्देश्यों का निर्धारण करवाकर,
सफलता का ज्ञान कराकर, असफलता का भय बतलाकर, दंड व पुरस्कार द्वारा, प्रशंसा द्वारा, अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। व्यक्तित्व पर्सनालिटी। व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडलर द्वारा किया गया और मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रूसो ने। एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता और क्षमता ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडलर द्वारा। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का ज्ञात्यात्मक संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वातावरण में अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। व्यक्तित्व अंग्रेजी की पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मानी जाती है जिसका शाब्दिक अर्थ नकली चेहरा या मुखौटा है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी या पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है जो नकली चेहरा। गेस्टोल्टवाद शब्द किसका है? जर्मन भाषा का, जबकि पर्सोना लैटिन भाषा का। पर्सोना से पर्सनालिटी जैसे व्यक्तित्व, नकली चेहरा या मुखौटा। व्यक्तित्व का मुख्य संबंध समायोजन से होता है। व्यक्तित्व का मुख्य संबंध समायोजन से होता है। व्यक्तित्व को परिभाषा है वॉटसन, हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों का योग है। आलपोर्ट, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जिससे व्यक्ति अपने वातावरण में अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। बोरिंग, व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के साथ अपूर्व व स्थायी समायोजन की प्रक्रिया। वैलेंटाइन, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात अर्जित शक्तियों का योग है। मार्टिन प्रिंस, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात शारीरिक व अर्जित योग्यताओं का योग है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण। पाश्चात्य दृष्टिकोण से अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण। हिप्पोक्रेटस वर्गीकरण। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का श्रेय हिप्पोक्रेटस को जाता है। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने ही अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में संवेग, स्वभाव एवं रक्त द्रव के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। आशावादी या सैंग्यूइन या लाल, प्रसन्नचित्त रहने वाले, खुश मिजाजी, सक्रिय, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। क्रोध या कोलरिक, पीलापित, शीघ्र क्रोधित होने वाले, चिड़चिड़ा स्वभाव, दूसरों की निंदा करने वाले और झगड़ालू व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। मंद या फ्लेगमेटिक, जिसमें श्लेष्मापित, शांत, आलसी, कम सक्रिय, भाग्यवादी, गुलामी करने वाले। उदासीन, मेलेनकोलिक, कालापित, सदैव तनाव व चिंताग्रस्त रहते हैं, दूसरों का सुख इनसे देखा नहीं जाता। उदासीन से। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। रोस्टर्न 4, मोइलो 3, क्रेंसर 4, शेल्डन 3। क्रेंसर और रोस्टन ने 4 दिए, मोइलो और शेल्डन ने 3 दिए। रोस्टन का वर्गीकरण। रोस्टन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया है। व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। प्रमस्तिष्क प्रकार। दुबला पतला, लंबा शरीर, छोटे कंध, चिड़चिड़ा स्वभाव, झगड़ालू। पेशीय प्रकार। पहले तो ये प्रकार याद होना चाहिए, बाद में चलता रहता है आगे। तो लंबा चौड़ा शरीर, चौड़े कंधे, लंबी भुजाएं, व्यायाम प्रिय, खिलाड़ी प्रकृति, रोमांस प्रिय। पाचक प्रकार। शरीर भारी भरकम, ज़्यादा पचाव होगा तो यही होगा। मोटा पेट, खाने पीने के शौकीन, मस्त मौला, घूमना फिरना इनको अच्छा लगता है। श्वसन प्रकार। इसमें तीनों की विशेषता पाई जाती है थोड़ी थोड़ी। भायला कितना बार करी भाई? भायला ल से 3 बार। 1909 में भायला ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व बताए। माइक्रो प्लानकिक, दुबला पतला, लंबा शारीरिक, छोटे कंधे, चिड़चिड़ा स्वभाव, दूसरों का निंदा करने वाले। नॉर्म माइक्रो स्प्लानिक, लंबा चौड़ा शरीर, लंबी भुजाएं, व्यायाम प्रिय, खिलाड़ी प्रवृत्ति। मैक्रो स्प्लानिक, भारी भरकम शरीर, मोटा पेट, खाने पीने के शौकीन, मस्त मौला, घूमना फिरना अच्छा लगना। क्रेशर 4 है, रोस्टन के भी 4 है। क्रेशर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। क्रंशकाय, सीजो भांड, दुबला पतला, लंबा शरीर।
पुष्टकाय, लंबा चौड़ा शरीर, लंबी भुजाएं, खिलाड़ी। स्थूलकाय, साइक्लॉइड, भारी भरकम शरीर, मोटा। स्थूलकाय इंपोर्टेंट है, साइक्लॉइड। मिश्रित काय, तीनों की विशेषताएं पाई जाती है मिश्रित काय में। शेल्डन, शेल्डन के 3 प्रकार हैं। शारीरिक संरचना के आधार पर 1940 में दिया शेल्डन ने। लंबाकृतिक, सेरिब्रोटोनिया, दुबला पतला लंबा शरीर। आयताकृतिक, आयताकृतिक, सोमेटोटोनिया, लंबा चौड़ा शरीर। गोलकृतिक, विस्रोटोनिया, या भारी भरकम शरीर, मोटा। गोलू मोटा ही होगा फिर तो क्या होगा। स्प्रेंगनर, स्प्रेंगनर, स्प्रेंगनर ने समाजशास्त्रीय एवं मनोसामाजिक गुणों के आधार पर अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। धार्मिक प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति के लोग धर्म एवं ईश्वर में विश्वास करने वाले होते हैं तथा सभी का भला चाहते हैं। स्प्रेंगर मैन ने 6 प्रकार बताए। धार्मिक प्रवृत्ति, धर्म में। आर्थिक प्रवृत्ति, इन लोगों का प्रमुख उद्देश्य धन एवं लाभ कमाना। व्यापारी, उद्योगपति, दुकानदारी। सामाजिक प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति लोगों समाज का उद्देश्य समाज सेवा करने से होता है तथा समाज सेवा करना अपना प्रमुख धर्म मानते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, समाज का अध्यक्ष। राजनीतिक प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति लोगों का प्रमुख उद्देश्य राजनीति करने से होता है तथा यह सत्ता विभाजन के लिए कार्य करते हैं। राजनेता, मंत्री, संतरी। सैद्धांतिक प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति के लोग नियमों और सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं तथा ये सत्य के उपासक होते हैं। गणितज्ञ, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक। कलात्मक प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति के लोग किसी परंपरागत वस्तु में नवीन विशेषता उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। चित्रकार, मूर्तिकार, नर्तक, कहानीकार। कार्ल युंग का वर्गीकरण किसने दिया? युंग ने दिया। पुस्तक है द रेड बुक, द मेमोरीज, ड्रीम्स एंड रिफ्लेक्शन, मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ सोल, साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, द साइकोलॉजिकल टाइम्स। कार्ल युंग ने अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी टाइम्स में मनोसामाजिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में शंकालु, शर्मीले, एकांत प्रिय, मित्रों की संख्या कम। असामाजिक प्रवृत्ति, स्वार्थी, समायोजन करने में असक्षम, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। बहिर्मुखी में वाचाल, मित्रों की संख्या अधिक। सामाजिक प्रकृति, समायोजन करने में असक्षम, अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम। अच्छा, समायोजन करने में भी सक्षम है, सक्षम नहीं है। साहसी व ईमानदार है। ठाकुर एवं नेमेन ने अंतर्मुखी व बहिर्मुखी के मध्य एक तीसरा प्रकार और बताया, जिसे उभयमुखी कहा गया, जिसमें दोनों विशेषताएं पाई जाती है। एक वक्र रेखा का निर्माण किया गया। अंतर्मुखी, बीच में आया बहिर्मुखी और सबसे ऊपर बहिर्मुखी। अंतर्मुखी, बीच में उभयमुखी, अंत में बहिर्मुखी। समय परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को प्रकट करते हैं उभयमुखी। कार्ल युंग और सिगमंड फ्रायड। कार्ल युंग सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और मन के 2 भाग बताए। विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? कार्ल युंग ने। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युंग ने 2 प्रकार बताए। मन के 2 प्रकार बताए। मन कौन कौन सा है? चेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन, इसका संबंध अहम से होता है, ईगो। अचेतन मन, इसका संबंध अदम से होता है। चेतन अहम, अचेतन इदम। इदम में आते हैं, अचेतन में व्यक्तिगत अचेतन, सामूहिक अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन मन के इस भाग में व्यक्ति स्वयं की भूली बिसरी यादों, पूर्व अनुभवों, गत अनुभूतियों, परंपराओं एवं स्वयं के नियमों एवं सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। सामूहिक अचेतन मन के इस भाग में समाज एवं पूर्वजों की भूली बिसरी यादों, अनुभवों, गत अनुभूति, परंपराओं, मान्यताओं, सभ्यता, संस्कृति को शामिल किया जाता है। कैनन का वर्गीकरण। कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के 7 प्रकार बताए।
प्रभावक, जिसमें हाइपरथायराइड शक्तिशाली, बुद्धिमान, रोब जमाने वाला। शिथिल हाइपोथायराइड डरपोक, कमजोर, गुलामी करने वाला। कैनन ने अंतर्मुखी के आधार पर 7 प्रकार बताए, ग्रंथियों के आधार पर। फिर है परिवर्तनशील, हाइपर पिट्यूटरी और हाइपो पिट्यूटरी। हाइपर में लंबा शरीर, असंतुलित मांसपेशी। हाइपो में नाटा, मंद, मंदबुद्धि, आलसी। कुटिल पैराथायराइड, शीघ्र क्रोधित और नाराज होने वाला। कैनिन ने कितने 7 प्रकार बताए, अभी तक तो 4 हुए हैं। अच्छा, 3 और नीचे। 5 में पूर्व परिपक्वता, हाइपर एड्रिनल, हाइपो एड्रिनल। हाइपर में मोटी गाल, मोटे दांत, पूरे शरीर पर बाल, पूर्व परिपक्वता। हाइपो एड्रिनल में नाजुक बदन, पतली चमड़ी। हाइपर एक्टिव यौन घोड़ाडस, कामुकता की अधिकता, शीघ्र विश्वास दिलाने वाले। हाइपो एक्टिव यौन घोड़ाडस रचनात्मक कार्य करने वाला, संगीत व साहित्य प्रेमी। थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। थॉर्नडाइक ने चिंतन का कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार बताए। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए। प्रत्यय विचारक, इस व्यक्तित्व के लोग किसी भी विषय वस्तु की गहराई में जाकर विचार या चिंतन नहीं करते, जैसे राजनेता कुछ नहीं सोचते, जो होगा सो देखा जाएगा। गहन विचारक, इस व्यक्ति के लोग विषय वस्तु की गहराई में जाकर विचार चिंतन करते हैं, जैसे वैज्ञानिक, गणितज्ञ माइंड लगाते हैं पूरा। वो सोचते हैं कि जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं लेकर लूँगा तब तक इसे छोड़ूंगा नहीं। स्थूल विचारक, इस व्यक्ति के लोग प्रत्यक्ष वस्तु होने पर ही विचार चिंतन करते हैं, जज या न्यायमूर्ति। आइजेनेक का वर्गीकरण। आइजेनेक ने आनुवंशिकता और जैविक कारकों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी। आइजेनेक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व 2 छोर होते हैं, अतः जब व्यक्ति एक छोर पर अंतर्मुखी के गुण प्रकट करता है तो वह असामाजिक और एकांत प्रिय जैसे लक्षण प्रकट करता है, तथा दूसरे छोर पर व्यक्ति बहिर्मुखी के गुण प्रकट करता है तो वह सामाजिक गतिविधि में भाग लेने व सामाजिकता के लक्षणों को प्रकट करता है। स्नायु विकृति या स्थिरता। आइजेनेक के अनुसार जब व्यक्ति एक छोर पर स्नायु विकृति से ग्रसित होता है तो वह अति संवेदनशील, चिड़चिड़ा व बेचैनीपूर्ण व्यवहार प्रकट करता है, तथा इसके विपरीत जब व्यक्ति दूसरे छोर पर स्थिरता के कारण शांत स्वभाव एवं आत्मनियंत्रण के गुणों को प्रकट करता है। मनोविकृति या नैतिकता। आइजेनेक के अनुसार जब व्यक्ति एक छोर पर मनोविकृति से ग्रसित होता है तो वह असंवेदनशील, समाज विरोधी गतिविधियों एवं अनैतिकता परो व्यवहार प्रकट करता है, तथा इसके विपरीत दूसरे छोर पर नैतिकता के कारण व्यक्ति आदर्शात्मक व्यवहार प्रकट करता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। गीता के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। गीता में कर्मों व गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताएं। सतो गुण या सफेद, यह आध्यात्मिक प्रकृति, सभी का भला चाहते हैं, ईश्वर व धर्म में विश्वास, जैसे साधु संत योगी। सतो गुण में सफेद होते हैं, रजोगुण में लाल, सत्ता प्राप्ति के कार्य करते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए हिंसक, भोगविलासी, सेठ, साहूकार, राजा, मंत्री। तमोगुण या काला, मन के काले, दूसरों का धन हड़पना, दूसरों का सुख इससे देगा नहीं जाता, चोर, डाकू, दास। तो भाई इसमें सज्जन व्यक्ति के बारे में तो कहीं बताया नहीं है गीता ने। ये क्या किया गीता आपने। चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। चरक संहिता ने विकार के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। वात इन वायु आकाश, भारी भरकम शरीर, मोटा पेट, खाने पीने में मस्त, घूमना फिरना पसंद। विकार श्वास की बीमारी, विकार के आधार पर। पित्त वायु और अग्नि, लंबा शरीर, लंबी भुजाएं, व्यायाम, खिलाड़ी, जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द है, पित्त से संबंधित विकार रहता है। कफ पृथ्वी प्लस जल, दुबला पतला शरीर,
छोटे कंधे, चिड़चिड़ा स्वभाव, विकार, काली या कुकर खांसी कब होता है? तो काली या कुकर खांसी होती है। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक विकास, सिगमंड फ्राइड 1900 में, वियना ऑस्ट्रिया का है। सिगमंड फ्राइड क्या है? ऑस्ट्रिया के। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है तथा व्यक्ति कार्य करते समय चेतन मन में होता है और व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली असफलताएं अर्धचेतन मन के माध्यम से प्राप्त होती है। अतः सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 भागों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया, इसलिए इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मन के 3 भागों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया, इसीलिए सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मन के भाग। चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था है। मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करता है चेतन मन कहलाता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति कार्य करते समय चेतन मन में होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन के कुल भाग का 1/10 या 10% चेतन मन होता है। अचेतन मन दमित इच्छाओं, आवश्यकताओं, स्वप्न एवं दुखी बातों का भंडार गृह अचेतन मन रहता है। मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित न कर बाहरी जगत में विचरण करता है अचेतन मन कहलाता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारी बुद्धि का संबंध अचेतन मन से होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन के कुल भाग का 9/10 या 90% अचेतन होता है। 10% चेतन, 90% अचेतन। अर्धचेतन मन पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में न आकर कुछ बाधाओं के बाद ध्यान में आना अर्धचेतन मन है। कोई पहले विषय वस्तु सीखी है, वो एकदम याद नहीं आती, धीरे धीरे याद आती है, तो वही अर्धचेतन है। न तो चेतन में न अचेतन में, अर्धचेतन में रहती है वो। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के मन के भागों की तुलना बर्फ के टुकड़े से की है। यानी बर्फ का टुकड़ा 10% तो पानी से बाहर रहता है और 90% पानी के अंदर रहता है और कुछ हिलता डुलता भी रहता है। यही कारण है, ये इम्पोर्टेंट है कि किस व्यक्ति ने मस्तिष्क की तुलना बर्फ के टुकड़े से की है, तो सिगमंड फ्राइड ने की है। ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने हेतु चेतन मन के 3 भाग बताए, इदम, अहम और पराअहम। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3, इदम, अहम और पराअहम। इदम में अचेतन, अहम में चेतन और पराअहम में अर्धचेतन। अचेतन मन में क्या होता है? व्यक्ति का प्रत्येक कार्य मन के इसी भाग में प्रारंभ होता है। मन के इसी भाग में व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कार्य करता है। मन के इसी भाग में काम वासना की अधिकता होती है। मन का ये भाग सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने पर बल देता है। कौन सा? अचेतन मन। खाओ पियो मौज करो। अब है चेतन मन। फ्राइड के अनुसार ईगो। चेतन में क्या होता है? अहम होता है। ठीक है। ईगो यानी ईगो पर नियंत्रण करता है, जिसके कारण दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे मन का वकील कहते हैं। यह कार्य की वास्तविकता का परिचायक है। इसे समायोजन की दशा भी कहते हैं। अर्धचेतन, इसमें व्यक्ति नैतिकता एवं आदर्शों की बातें सर्वाधिक करता है। इस कारण इसे आदर्शवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्धचेतन को आदर्शवादी भी कहा जाता है। इसका संबंध जन कल्याण, समाज कल्याण से होता है। इस कारण इसे देव अवस्था भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति नैतिकता की सर्वाधिक बातें करता है। नैतिकता के गुण बालक माता पिता व शिक्षक से प्राप्त करता है। नैतिकता के गुण बालक किससे प्राप्त करता है? तो माता पिता व शिक्षक नैतिकता के गुण प्राप्त करता है। आगे और है। अब देखिए अचेतन में क्या है? मन के इस भाग में पशु प्रकृति पाई जाती है। मन का यह भाग व्यक्ति के बुरे कार्यों की ओर ले जाता है। इसे सुषेप्सा सिद्धांत भी कहा जाता है। मन के इस भाग में, कौन से? अचेतन में
मन के इस भाग को मन का राजा कहा जाता है। मन के इस भाग को निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। मन का यह भाग व्यक्ति के कुप्रबंधन का पतन करने कारण बताता है। इसे स्वायत्तता का दशा भी कहा जाता है। चेतन में क्या है, व्यक्ति को समाज में मिलने वाली प्रसिद्धि पहचान ईगो द्वारा मिलती है। जब व्यक्ति का ईगो प्रभावशाली होता है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है। अर्ध चेतन में इसे सुलभ स्मृति या प्राप्य स्मृति के नाम से जाना जाता है। ये प्रायत्ता की दशा कहलाती है। मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड। मनोलैंगिक सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड बालक बालिकाओं का आधार लैंगिक ऊर्जा एवं कामुकता को मानता है। फ्रायड के अनुसार लैंगिक ऊर्जा को सिगमंड फ्रायड ने लैंगिक ऊर्जा को लिम्बिडो नाम दिया है। सिगमंड फ्रायड लैंगिक ऊर्जा की 5 अवस्थाएं बताता है। मुखावस्था जन्म से 1 वर्ष होनी चाहिए। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के मुख में निवास करती है। इस अवस्था में बालक प्रत्येक वस्तु को चूसने, काटने, निगलने का कार्य करता है। मुखावस्था में फ्रायड ने लैंगिक ऊर्जा लिबिडो के आधार पर 5 अवस्थाएं बताई। पहले मुखावस्था चूसता है, दूसरे में गुदावस्था 1 से 3 वर्ष में। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के गुदे में निवास करती है। इस कारण इस अवस्था को बालक जिद्दी, आक्रामकता व धारणात्मक होता है। इस अवस्था में बालक स्वयं के अपशिष्ट पदार्थों से खेलना पसंद करता है। केंद्रीय या लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा बालक बालिकाओं के केंद्र में निवास करती है। अतः इस अवस्था में बालक बालिकाओं में ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथियों का विकास होता है। केंद्रीय लैंगिक अवस्था में ओडिपस ग्रंथि के कारण बालक अपनी माँ के प्रति तथा इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिका अपने पिता के प्रति विश्वास होती है। बेटा क्या करता है, ओडी लाता है, फिर किसको बैठाता है, माँ को। बेटी क्या करती है, इलेक्ट्रा, अरे माँ झटका देवे लुगई, वो पिता के प्रति विश्वास एवं स्नेह का भाव प्रकट करती है। कौन, बेटी। अदृश्यावस्था 6 से 12 की। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा अदृश्य या निष्क्रिय हो जाती है। इस कारण बालक बालिकाओं में इस अवस्था में समलैंगिक सद्भावना पाई जाती है। समलैंगिक बाल्यावस्था, विषम लैंगिक किशोरावस्था। अब आगे देखो, जनेंद्रिय अवस्था 12 से ऊपर। इस अवस्था में लैंगिक ऊर्जा संतानोत्पत्ति की ओर अग्रसर होती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार श्रेष्ठ अवस्था में बालक बालिकाओं में कामुकता की भावना पाई जाती है, लेकिन वयस्कों की भांति उसे व्यक्त करने की क्षमता उनमें नहीं होती। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन का है। जीवन अवधि सिद्धांत द चाइल्डहुड पुस्तक है, द चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लीमेंटेड, एरिक्सन, रीडर, टॉयज एंड रीजन। एरिक्सन को नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। मनोसामाजिक विकास एरिक्सन को नव फ्रायडवादी भी कहते हैं। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई। एरिक्सन की जिज्ञासा प्रवृत्ति इस बात में थी कि एक बालक स्वयं के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से करता है तथा उसके व्यक्तित्व पर समाज एवं परिवार के सदस्यों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, क्योंकि एरिक्सन के अनुसार बालक बालिकाओं के मानसिक विकास पर समाज एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। इस कारण से मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई है, जिनमें बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। विश्वास बनाम अविश्वास, कार्य, स्तनपान, गुण, आशा या उम्मीद, स्वतंत्रता, लज्जाशीलता, संदेह की अवस्था है, कार्य, टॉयलेट, इनिंग, गुण, इच्छा शक्ति, पहल बनाम अपराध, कार्य, खेल, गुण, उद्देश्य, प्रवृत्ति, परिश्रम बनाम हीनता, कार्य, विद्यालय जाना, गुण, प्रतियोगिता, सामर्थ्य, पहचान, भूमिका बनाम द्वंद्व की अवस्था, कार्य,
सामाजिक स्वरूप, गुण, कर्तव्य निष्ठा। घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता कब आती है? घनिष्ठता भी आती है और अलगाव भी आता है। 1935 की अवस्था में महिला व पुरुष के मध्य घनिष्ठता भी आती है, अलगाव भी आता है। अंतक्रिया होती है, स्नेह और प्रेम भी दोनों में होता रहता है थोड़ा बहुत। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था 36 से 65 वर्ष है। कार्य समाज सेवा, गुण देखभाल। संपूर्णता बनाम नैराश्य की अवस्था 65 से ऊपर। कार्य आत्म प्रकाश, गुण बुद्धिमत। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था 0 से नहीं होती है, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 18 माह। इस अवस्था में जब माता पिता परिवार के सदस्यों द्वारा बालक का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, समय पर आवश्यकता पूर्ति की जाती है, तो बालक माता पिता व परिवार के सदस्यों के प्रति विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। साथ ही इसके विपरीत अच्छे से ध्यान न रखने पर बालक में अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है। अतः जब बालक दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है तो उसे आशा या उम्मीद नामक मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है तथा इस अवस्था का प्रमुख कार्य स्तनपान माना जाता है। आशा उम्मीद में रहता है कि कब स्तनपान मिलेगा। जब उसकी माँ आती है तो उसको मिल ही जाता है अंततः। स्वायत्तता बनाम संदेह की अवस्था 18 माह से 3 वर्ष की। इस अवस्था में बालक बालिका के द्वारा कई प्रकार के कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में बालक बालिकाओं को माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अन्यथा बालक बालिकाओं के मन में प्रत्येक कार्य के प्रति संदेह का भाव विकसित हो जाता है। अतः जब बालक दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है तो उसे उनमें इच्छा शक्ति नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है तथा इस अवस्था का प्रमुख कार्य टॉयलेट ट्रेनिंग माना जाता है। स्वायत्तता बनाम संदेह, टॉयलेट ट्रेनिंग इसका प्रमुख कार्य है। पहल बनाम अपराध की अवस्था 3 से 6 वर्ष। इस अवस्था में बालक अपने आसपास के वातावरण को जानना चाहता है, नवीन वस्तुओं की खोज करना चाहता है। अतः ऐसी स्थिति में बालक बालिकाओं को माता पिता द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा उनके मन में प्रत्येक कार्य के प्रति भाव उत्पन्न होता है, प्रत्येक कार्य के प्रति दोष का भाव उत्पन्न होता है। अतः जब बालक दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है तो उसमें उद्देश्य प्रवृत्ति नामक मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है। इस अवस्था का प्रमुख कार्य खेल माना जाता है। परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक कई प्रकार के विद्यालय कार्यों करना प्रारंभ कर देता है और उस कार्यों में कई बार उसे असफलताएं भी प्राप्त होती है। अतः माता पिता द्वारा बालक ऐसी स्थिति में मानसिक मनोबल प्रदान करना चाहिए, अन्यथा बालक बालिकाओं के मन में प्रत्येक कार्य के प्रति हीनता की भावना विकसित हो जाती है। अतः जब बालक दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है तो उसमें सामर्थ्य या प्रतियोगिता नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। इस अवस्था का प्रमुख कार्य विद्यालय 6 से 12 विद्यालय जाएगा और क्या करेगा। पहचान भूमिका बनाम द्वंद्व की अवस्था 13 से 18 है। इस अवस्था में बालक अपनी पसंद के क्षेत्र में अपनी स्व पहचान बनाना चाहता है। ऐसी स्थिति में बालक बालिकाओं के माता पिता द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अन्यथा बालक बालिकाओं के मन प्रत्येक कार्य के प्रति द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः जब बालक दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है तो उसमें कर्तव्य निष्ठा नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। इस अवस्था का प्रमुख कार्य सामाजिक स्व पहचान माना जाता है। सामाजिक स्व पहचान 13 से 18 वर्ष। घनिष्ठता बनाम अलगाव। इस अवस्था में बालक एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विचारों को अच्छे से महत्व दिया जाता है, इनके मध्य घनिष्ठता का भाव उत्पन्न होता है। इसके विपरीत अच्छे से महत्व न देने पर उसके मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः जब व्यक्ति दोनों स्थितियों के मध्य की समस्या का समाधान कर लेता है तो उसमें प्रेम या स्नेह नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। अतः इस अवस्था का प्रमुख कार्य विचारों का अंतःक्रिया माना जाता है। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था 36 से 65 वर्ष। इस अवस्था में व्यक्ति अपने समाज एवं परिवार कल्याण के लिए कार्य करता है। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था इस अवस्था में व्यक्ति अपने समाज एवं परिवार कल्याण के लिए कार्य करता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है उसे निष्क्रियता का भाव उत्पन्न होता है।
अतः जब व्यक्ति दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है तो उसे देखभाल नामक मनोसामाजिक गुण पैदा होता है। इस अवस्था का प्रमुख कार्य समाज कल्याण एवं जन कल्याण माना जाता है। संपूर्णता बनाम नैऋत्य की अवस्था 65 से ऊपर। इस अवस्था में लगभग 65 से ऊपर पहुंचता ही नहीं है, वर्तमान में तो पहले ही टपक जाता है। संपूर्णता बनाम नैराश्य की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालता है और ये विचार करता है कि मैंने अपना जीवन अच्छे से किया या नहीं, और अगर उसे लगता है कि मैंने अपना जीवन अच्छे से जिया है तो इसमें ईमानदारी का भाव उत्पन्न होता है, और उसे लगता है कि मैंने अपना जीवन अच्छे से नहीं जिया तो उसमें निराशा का भाव उत्पन्न होता है। अतः जब व्यक्ति दोनों स्थितियों के मध्य की समस्याओं का समाधान कर लेता है तो इसे बुद्धिमत्ता नामक मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है। इस अवस्था का प्रमुख कार्य आत्म प्रकाश माना जाता है। आत्म प्रकाश किसमें है? संपूर्णता बनाम नैराश्य की अवस्था में। तो ये था हमारा एपिसोड पूरा हो गया है और एक एपिसोड अभी बाकी रहा है, पूरी मनोविज्ञान पूरी हो जाएगी।